हेलो स्टूडेंट, हमने इस चैप्टर के लिए पार्ट 1 हमने देख लिया था, हमको पार्ट 2 की स्टडी कर रही है। और जो पार्ट 1 था असल में वो आपको ओवरव्यू देने के लिए था कि जब आप 10th क्लास के फिजिक्स में केमिस्ट्री में जब आप एंटर कर रहे हो 10th क्लास की, तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होना ज़रूरी है। ठीक है, किस किस चीज़ आपका सामना होगा जिससे कि आप पहले ही तैयार हो जाए। जैसे वार वगैरह होते हैं आपके, तो आपके सैनिक वगैरह थोड़ा वो तीर वाले लेकर तैयार हो जाते हैं। कुछ इसी तरह से कि जब आप इस केमिस्ट्री में आ रहे हो 10th क्लास की केमिस्ट्री में, तो आप 9th क्लास के जो आपके तीर वाले वगैरह हैं, ठीक है, आपके हथियार जो है उनको उठा के आए और जिससे आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। ठीक है, अच्छा, तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले से केमिकल इक्वेशन। एक और चीज़ में कि आज मैं आपको ग्रुप में एक फ़ोटो दूंगा, वो आपके कुछ नोट्स वगैरह उसमें मैंने लिख रखे हैं। नोट्स नहीं, असल में एक पेज रहेगा, उसमें हमको 10th क्लास में जो भी बेसिक आपको जो भी कंपाउंड केमिकल्स आपको काम आने वाले हैं, उन सब के वैलेंसी क्या होती है, पॉजिटिव आयंस की, नेगेटिव आयंस की, ठीक है, उनको क्या नाम दिया गया है, ठीक है, मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स का, इस तरह से कुछ एक मैंने ओवरव्यू बना है आपके लिए हैंड रिटन नोट्स में, तो वो मैं आपको देने वाला हूँ, उसको आप जरूर अच्छे से देखना। ठीक है, देन आप फिर इस चीज़ पर कुछ जाना। अच्छा, स्टार्ट करते हैं कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होता है। हमने एक क्वेश्चन पढ़ी थी कि जब आप मैग्नीशियम को बर्न करते हो एयर में, मींस ऑक्सीजन से वो रिएक्शन कर रहा है, तो बर्न करते हो तो आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिलता है। अच्छा, इससे क्या होता है, अब अगर आप इसको एक एक मॉलिक्यूल्स को देखें, एटम्स को देखें, मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं? 1। रिएक्शन से पहले मैग्नीशियम के कितने एटम्स हैं? 1। रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम के कितने एटम्स? 1। ठीक है, रिएक्शन से पहले ऑक्सीजन के कितने एटम्स? 2। रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन के कितने एटम्स? 1। मतलब ऑक्सीजन में कुछ ना कुछ दिक्कत है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ इसमें ऐसा चेंजेस करोगे जिससे कि रिएक्शन से पहले रिएक्शन के बाद के सेम एलिमेंट के जो एटम्स है वो बैलेंस हो जाए। इस मेथड को आप बोलोगे हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड्स। ठीक है, इसका नाम क्यों पड़ा वो भी हम देखेंगे, सीधा पहले इस पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप सबसे पहले आप इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख लीजिए। किस तरह से कि यहाँ पे लिख दिया, आप सबसे पहले एक टेबल बना लीजिए, नेम ऑफ एटम या फिर नेम ऑफ एलिमेंट आप लिख सकते हो। ठीक है, एलिमेंट यहाँ पे लिखिए, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, यहाँ पर लिखिए आप नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्शन से पहले कि कितने एटम्स है, रिएक्शन के बाद कितने एटम्स है, और आपको बताने कैसे। ठीक है, अच्छा, इसमें कितने एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, एक मैग्नीशियम के एटम, एक ऑक्सीजन के एटम। ठीक है, 2 यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट है मैग्नीशियम के और सेकंड है आपका ऑक्सीजन के। ठीक है, यहाँ पर आप जो भी आपके एटम्स लिख रहे हो वो उनको ओरिजिनल फॉर्म में मिलेगा जिसमें आप नेचर में मिलते हैं। मैग्नीशियम इसी तरह मिलता है, ऑक्सीजन भी इसी तरह मिलता है। ठीक है, अच्छा, मैग्नीशियम के रिएक्टेंट में रिएक्शन से पहले कितने एटम्स हैं? 1। रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में कितने एटम्स हैं? 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिएक्शन से पहले भी 1 था, रिएक्शन के बाद भी 1 है। अब आ जाओ आप ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? रिएक्शन से पहले 2, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन के कितने हो गए? 1। मतलब मैग्नीशियम तो ठीक है, ऑक्सीजन के रिएक्शन के बाद एक एटम्स नहीं है, मतलब अगर यहाँ भी 2 एटम है तो यहाँ भी 2 एटम्स का होना जरूरी है। या फिर इन केस अगर यहाँ पर 5 एटम्स है तो रिएक्शन के बाद भी ऑक्सीजन के 5 एटम्स ही होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा देखो, दिमाग लगाओ इसमें। सिंपल सी चीज़ है, क्या करो आपको यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पर 2 लिख दो, 2 लिख दो, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 2 एटम्स। अच्छा, ऐसा करने से क्या इन पे कुछ इफेक्ट पड़ा? ऑक्सीजन की बात करें तो आप ऑक्सीजन में रिएक्शन से पहले 2 एटम्स थे, अब ऑक्सीजन में रिएक्शन के बाद भी 2 एटम्स हो गए हैं। 2 MgO का मतलब क्या है, ऑक्सीजन 2 बार है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, MgO, इसका मतलब ये है 2 MgO का मतलब ऑक्सीजन कितने एटम्स हो गए? 1, 2, तो ऑक्सीजन के एटम्स हो गए 1 की जगह 2।
अच्छा, अब लेकिन ऐसा करने से क्या इस पूरी की पूरी इक्वेशन पे कोई इफेक्ट पड़ा? बिल्कुल पड़ा। मैग्नीशियम किसके ऊपर इफेक्ट पड़ा? मैग्नीशियम में रिएक्शन से पहले एक एटम्स थे, मैग्नीशियम में अब रिएक्शन के बाद 2 एटम्स हो चुके हैं, 2 Mg। तो क्या करें आप, मैग्नीशियम के जहाँ पर एक एटम है आप यहाँ पर 2 लिख दीजिए, सिंपल। अब इससे क्या हो गया, मैग्नीशियम के 2 एटम्स हो गए रिएक्शन से पहले, यहाँ पर भी आप चेंज कर दीजिए, मैग्नीशियम के 2 एटम्स हो गए रिएक्शन से पहले, मैग्नीशियम के 2 ही एटम्स है रिएक्शन के बाद, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है रिएक्शन से पहले, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है रिएक्शन के बाद, सिंपल। अब कोई चीज़ इसमें ऐसा है कि इम्बैलेंस लग रही है आपको, या फिर मास में कोई डिफेक्ट लग रहा हो, 2 एटम्स इधर है ऑक्सीजन के, 2 एटम्स इधर, 2 एटम्स मैग्नीशियम के इधर है, 2 एटम्स इधर, ठीक है, सेम मास का कोई पंगा नहीं आ रहा, कंपाउंड वगैरह प्रॉपर फॉर्म हो रहे हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से फॉर्म हो रही है। अब आप अगर आप इसको अच्छे से देखो, थोड़ा अटेंशन पे करके इसको, हमने क्या किया, एक बार यहाँ पर चेंज करके देखा, मतलब कुछ ना कुछ हिट करके देखा, फिर ट्राई किया कि इक्वेशन बैलेंस हो गई क्या, चेक किया पूरे को, मतलब ट्राई करके देखा, फिर ये बैलेंस नहीं हुआ, फिर इधर कुछ गड़बड़ आ गई, ठीक है, फिर हमने इसमें कुछ हिट करके देखा, इधर कुछ ऐड या सब्स्टिट्यूट करके देखा, फिर हमने पूरे को देखा कि अब ठीक हो गया है क्या, मतलब हमने फिर दोबारा ट्राई करके देखा कि अब ठीक हो गया है क्या, नहीं तो हमने कुछ ना कुछ और चेंजेस किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ लिख दिया या फिर वहाँ पर कुछ लिख दिया, हम हिट कर रहे हैं किसी भी आपके जो नंबर ऑफ एटम्स है, उसके बाद आप फिर ट्राई करके देख रहे हो पूरी इक्वेशंस को। ये जो आप बैलेंस कर रहे हैं, ये जो आप पूरी जो ये प्रोसेस कर रहे हो, इसी को बोलते हो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। मास कन्वर्जन आपका जो हो रहा था उसी को प्रूव करना है, और बेसिकली ये टॉपिक है मास कन्वर्जन, ये असल में नेचर से रिलेटेड है सीधा का सीधा, ठीक है। नेचर में कोई भी चीज़ें होती है, ठीक है, कि जितने पॉजिटिव में अगर कोई चीज़ें जाएगी उतनी ही नेगेटिव में वो चीज़ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर आप बात करो कि अगर आप नेचर के साथ कुछ गलत कर रहे हो, नेचर के साथ कुछ गलत कर रहे हो, मतलब कुछ नेचर को हिट कर रहे हो, तो नेचर भी आपको उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट दिखाएगी, आपको उसको ट्रायल दिखाएगी एक मतलब आपने नेचर के साथ कुछ गलत किया तो नेचर आपके साथ दोबारा कुछ ना कुछ गलत करेगी, सही है। आप किसी बंदे के साथ गलत कर रहे हो तो वो बंदा भी पॉसिबल है कि आपके साथ कुछ गलत करेगा। ऐसे ही ये नेचर के सीधे रूल ही अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर रिएक्शन से पहले कुछ चेंजेस हो रहा है, हिट करके देखा आपने कुछ चेंज किया, तो रिएक्शन के बाद भी आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा उसका, ठीक है। ट्रायल करके जब देखोगे उसका रिजल्ट मिलेगा, सही है। तो बेसिकली इनका मास कन्वर्जन जो है वो होना बहुत जरूरी है इक्वल अमाउंट में, ठीक है। इसको बोलते हो केमिकल इक्वेशन। अब एग्जांपल लेते हैं। वैसे जो मैंने प्रोसेस बनाए हैं थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, ये मैं नोट्स में लिखूंगा कि किस किस तरह लिखते हैं आप इनको, ठीक है। ये टेबल्स बार बार बनानी पड़ती है, लेकिन हाँ जब आप इसको सीधा आपके एग्जाम्स या फिर कोई बंदा आपसे थर्ड पर्सन आपसे पूछ रहा है कि कैसे बैलेंस करोगे, तो आप सीधा ही यहाँ पर मिटा कर काट पीट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा मैं इसको रेज कर देता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जो आपकी बुक का है और वन ऑफ द ब्यूटिफुल बेस्टेस्ट एग्जाम्पल है वो देखिए। जब आप फेरस को आयरन को आप वाटर के साथ मिक्स करते हो तो आपको रिएक्शन में क्या मिलता है, Fe3O4, ठीक है। हाँ ये चीज़ें आपको मिलती है, सॉरी Fe3O4 प्लस H2, ये चीज़ें आपको मिल रही थी, ठीक है। फेरस ऑक्साइड प्लस H2, ठीक है, सिंपल सी चीज़ें। अब आप देखो ये इक्वेशन फॉर्म हो गई। फेरस की अगर मैं बात करूँ आयरन की जो वैलेंसी होती है +2 +3 होती है, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन में +4 भी हो सकती है, और उसी का रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है कि Fe2O4 मिला यहाँ पे, ठीक है। असल में ये कंपाउंड अगर आप देखो किस तरह बना होगा, फेरस ने ऑक्सीजन के इसके साथ रिएक्शन की थी तो इसमें से ऑक्सीजन इसके पास उठ के आया, फेरस की वैलेंसी यहाँ पर आएगी +4, ठीक है, इस इक्वेशन में एक्सट्रीम केस है ये। और ये ऑक्सीजन आपके ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है -2, और ये भी एक्सट्रीम केस में -3 हो सकती है, ठीक है। अब क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई Fe3O4 इस तरह बन जाती है, ठीक है। क्लास 9 की चीज़ें आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए अब काफ़ी सही चीज़ें आने वाली है, इसको देखिए आप। फेरस के कितने एटम्स हैं 1, और जब आप एक और चीज़ मैं बताऊं,
जब आप बैलेंस कर रहे हो इक्वेशंस को तो सबसे पहले आपकी अप्रोच होनी चाहिए, सबसे पहले आप मेटल्स को करो, उसके बाद अगेन चेक करो, फिर आप नॉन मेटल्स को करो, फिर अगेन चेक करो, और नॉन मेटल्स में भी सबसे लास्ट में आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को करो। ऑक्सीजन को किया फिर चेक किया, हाइड्रोजन को किया फिर चेक किया, सारा चेक हो गया तो देन आपकी फाइनली इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है। फेरस के एक एटम है, फेरस के 3 एटम्स हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अगर यहाँ पे 3 लिख दो आप, 3 का मतलब 3 एटम हो गए फेरस के, और यहाँ पर भी 3 एटम है फेरस के। ठीक है। फेरस ऑक्साइड, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पर तो एक ही एटम है। ठीक है। हाइड्रोजन की अगर आप बात करो, हाइड्रोजन के 2 एटम है, हाइड्रोजन के 2 एटम है। ठीक है। या फिर आप इसको और अच्छे तरीके से, या फिर हमारे वो ट्रेडिशनल तरीका हमने जो किया था उससे अगर आप इसको ट्राई करके देखो, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा लेकिन समझ अच्छे से आएगा। देखिए यहाँ पर लिख दीजिए, आप शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप लिख दीजिए एटम्स या फिर एलिमेंट। ठीक है। यहाँ पर आप लिखिए नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, और यहाँ पर आप लिखिए नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। ठीक है। सबसे पहले फेरस की बात कर लेते हैं। फेरस के कितने एटम्स हैं रिएक्शन से पहले? 1, रिएक्शन के बाद कितने हो जा रहे हैं? 3। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? H2 मतलब 2, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद कितने हो जा रहे हैं? 2 ही। ठीक है। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं रिएक्शन से पहले? ओनली 1, H2O। H2O का मतलब 2 हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं। ठीक है। ऑक्सीजन के 2 एटम्स, 1 एटम, और रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन कितने? 4 एटम्स। अब क्या बैलेंस है क्या ये? इधर 1 इधर 3, इसको 3 होना चाहिए या फिर किसी भी तरह इनको बैलेंस होना चाहिए। इधर 2 ये बैलेंस है, इधर 1 इधर 4, ये तो बैलेंस है ही नहीं। ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपको चेंज करना पड़ेगा इस रिएक्शन में। ठीक है। फेरस आपके मेटल है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फेरस इधर 3 है, इधर 1 है, तो इसको अगर आप 3 लिख दो तो क्या हो जाएगा? 3 फेरस, और इधर भी 3 फेरस हो गया। तो मतलब आपका ये आपने करके देखा। ठीक है। अच्छा, अब आप आगे बढ़ो। फेरस तो बैलेंस हो गया, 3 फेरस। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से जो भी अच्छा लगे आप कर सकते हो। हम कर रहे हैं ऑक्सीजन को बैलेंस करके देखते हैं एक बार। ऑक्सीजन के 1 एटम है यहाँ पर, और वहाँ पर कितना है? 4 एटम्स। तो आप क्या करो, अगर आप यहाँ पर 4 ऐड कर दो, आपने लिख दिया यहाँ पर 4। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? 4 एटम्स है ऑक्सीजन के। ठीक है। क्या इसका मतलब यही है क्या? 4 एटम्स है ऑक्सीजन के। हाँ जी बिल्कुल, मतलब तो यही है इसका। 4 एटम्स हो गए ऑक्सीजन के और 4 एटम्स हो गए ऑक्सीजन के। ठीक है। आपका ऑक्सीजन जो था वो हो गया बैलेंस। ठीक है। ये 3 हो गए, ये 4 हो गए। हाइड्रोजन का आप चेक करो, हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए अब? 4H2O का मतलब 4 × 2 मतलब 8 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के 8 एटम्स हो गए रिएक्शन से पहले। रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? खाली 2। तो इधर 8 एटम्स है, उधर 2 है, तो क्या कर सकते हो आप? इसको अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 एटम ले लो इसके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4 × 2 मतलब 8। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर भी 8 एटम्स हो गए। तो आपने क्या किया? हाइड्रोजन के रिएक्शन से पहले 8 एटम्स हो गए, और रिएक्शन के बाद भी 8 एटम्स, और यहाँ पर भी 8 एटम्स। अब आप इसको रिएक्शन को थोड़ा अच्छे से प्यार से नज़र से देखिए कि इसमें कुछ ना कुछ गलत है क्या। पूरे को अगेन चेक करते हैं। फेरस के 3 एटम्स, हाइड्रोजन के 4 × 8 एटम्स, हाइड्रोजन के 4 × 8 एटम्स। ठीक है। ऑक्सीजन के 4 एटम्स, मीन आपकी जो केमिकल इक्वेशन है फाइनली बैलेंस हो चुकी है। ठीक है। अब बस एक बेसिक सा इसमें आपको एक चीज़ और देखनी है कि अगर कोई पूछे ये तो ठीक है आपने करके दिखा दिया, किसी को नंबर मिल गया आपको, लेकिन इन सब की मुझे जो फिजिकल स्टेट होती है वो भी बताओ। सही है, वो आप बता देते हैं। तो फिजिकल स्टेट के लिए आपने मैंने आपको 3-4 चीज़ें बताई थी, सॉलिड, लिक्विड, एक्वस। ठीक है, गैस। अच्छा, फेरस आपको मिलेगा नेचर में सॉलिड फॉर्म में, आपने लिख दिया S। H2O आपको मिलता है नेचर में लिक्विड फॉर्म में, आपने लिख दिया L।
फेरस ऑक्साइड, इसका बनेगा एक कंपाउंड जो कि सॉलिड रहेगा, आपने लिख दिया S, और 4H2 ये मिलेगा आपको हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, आपने लिख दिया G। सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, गैस, हाइड्रोजन नेचर में गैस के फॉर्म में मिलता है। अब लेकिन इतना भी लिख दो ठीक है, हम यहाँ पर जो वाटर है आपका H2O, इसको यूज़ ले रहे हैं गैस के फॉर्म में, या फिर कह सकते हैं स्टीम के फॉर्म में। जो आपके नेचर में मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर, वाटर का जो मॉइस्चर है नेचर, वो किस फॉर्म में है? गैसियस फॉर्म में। तो आप यहाँ पर इसको L को हटा के आप यहाँ पर लिखते हो G, मतलब वाटर आपने लिया है गैसियस फॉर्म में। अब ये फाइनली जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन, ये पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। हम एक और फाइनल एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो मेथड चल रहा है वैसे सबसे बेसिक मेथड है ये, आपको इक्वेशन को बैलेंस करने का। इसके अलावा एक और मेथड होता है, वो शॉर्टकट है, उसको मैं आपको काफ़ी बाद में बताऊंगा, ठीक है। और वो मेथड ऐसा है कि अगर आपसे बैलेंस नहीं हो रहा तो वो मेथड से होगा ही होगा। कोई भी आप इक्वेशन ले आइए, वो सीधा थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगेगी आपकी और आपको वो बैलेंस करके दे देगा सामने, ठीक है। लेकिन उसको हम सबसे बाद में देखेंगे, पहले बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए हमको, ठीक है। अच्छा, ले लीजिए आप क्विक नाम ले लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए वाटर के साथ, और आपको क्या मिल गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको मिला, ठीक है। देखिए कैल्शियम कितने एटम? 1, कैल्शियम के भी 1 एटम, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने एटम्स? 1 यहाँ, 1 यहाँ, 2 एटम्स ऑक्सीजन के, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने एटम्स? 2। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2, हाइड्रोजन 2। अरे वाह, ये तो बैलेंस है, ठीक है। तो इसको अपने को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है, ये पॉइंट इसलिए लिया था मैंने, जरूरी नहीं है आपको हर इक्वेशन जो दी रही है उसको बैलेंस करने की नीड हो। कोई इक्वेशन नेचुरल फॉर्म में भी बैलेंस ही फॉर्म में हो